हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका एम विथ राजेंद्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो आपके जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से संबंधित होंगे, तो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में विज्ञान या फिर साइंस का पोर्शन पूछा जाता है। और जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसमें भी बायोलॉजी का जो कंटेंट रहता है, जो वेटेज रहता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ में जितना भी हो सकेगा वो सब्जेक्ट का जो सिलेबस होगा उसका भी कवरेज करते जाएंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू की बात आती है तो टिश्यू क्या होता है? सबसे पहले तो ऊतक क्या होता है? तो जो हमारी बॉडी होती है या फिर हमारा शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका मूलभूत इकाई बोली गई है किसी भी शरीर की। तो जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो वो ऊतकों का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से जो कनेक्टिव टिश्यू है वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हड्डी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा हड्डी, क्योंकि बोन जो है, हड्डी, वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। और बात स्किन की आ जाती है तो लार्जेस्ट पोर्शन है बॉडी का, और संवाहनीय बंडल, ऊतक की छाल, ये सारे अप्रोप्रिएट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शंस हैं, अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। ऑप्शन बी है, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। ऑप्शन सी है, अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशों के जीन परिणामी कोशों में मिश्रित हो जाते हैं। ऑप्शन डी है, जनन ग्रंथि यानी कि गोनैड्स, जो गोनैड सेल होती हैं, में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। तो अपन को गलत बताना है इनमें से कौन सा आंसर गलत होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, बिल्कुल सही है, बिकॉज इसको मियोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन यानी कि जो सेल कोशिका विभाजन 2 भागों में होता है, एक अर्धसूत्री, दूसरा समसूत्री। तो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, हैप्लॉइड सेल मीन्स जो 2n होगा नंबर क्रोमोसोम्स का, वो रिड्यूस हो जाएगा और हाफ हो जाएगा। और समसूत्री में क्या होता है? समसूत्री में नंबर उतना ही रहता है। और साथ ही साथ में जो अर्धसूत्रण यानी मियोसिस होता है ये 2 चरणों में होता है। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो तो ठीक हो गया, अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। ऑप्शन नंबर सी, अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशों के जीन परिणामी कोशों से मिश्रित हो जाते हैं, ठीक है अर्धसूत्रण, ये भी। और लास्ट क्वेश्चन जो है, जनन ग्रंथि गोनैड्स में अर्धसूत्रण युग्मक उत्पादन के लिए होता है। तो गोनैड्स में जो होता है वो मियोसिस ही होता है। तो इस तरीके से जो सेकंड ऑप्शन होगा वो नहीं होता है। मियोसिस में सेकंड यानी कि अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि संख्या दोगुनी नहीं होती है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स की। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स। तो जो सेल या कोशिका होती है, कोशिका के अंदर बहुत ही सारे कोशिकांग पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के। तो जो इसमें बात पूछी गई है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मास्टर होगा, मास्टर किसको कहते हैं? किस कोशिकांग को या किस ऑर्गेनेल को, सेल ऑर्गेनेल को मास्टर कहते हैं कोशिका? तो ऑप्शंस हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में ER भी कह देते हैं, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस सुना होगा, पावर हाउस इसके बहुत ही फेमस है और कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया से तो ऑलमोस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो नाभिक होता है या केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, न्यूक्लियोलस। और थर्ड आ गया, फोर्थ क्वेश्चन है, जो ऑप्शन है वो है नाभिक। तो इस तरीके से कोशिका होती है, सेल,
या कोशिका, इसके अंदर जो मेजर पोर्शन होगा इस तरीके से, तो ये क्या होगा, ये नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, और इसके अंदर जो ये दिख रहा है ये न्यूक्लियोलस होता है, जो न्यूक्लियस के भी अंदर होता है। जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियोलस जेनेटिक मटेरियल होता है, वो केंद्रक में ही होता है। तो इस तरीके से जो सही आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, सबसे बड़ा कोशिकांग जो अभी अपन ने देखा। तो ऑप्शंस हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी गोल्जी काय, जिसको गोल्जी बॉडी और पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, पोस्ट ऑफिस। और माइटोकॉन्ड्रिया फिर से वही आ गया, पावर हाउस। नाभिक यानी न्यूक्लियस। तो जो मेजर पोर्शन होगा, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल होगा या कोशिका का जो सबसे बड़ा भाग होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाभिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो ऑप्शंस हैं हरितलवक, ऑप्शन बी लाइसोसोम्स, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी राइबोसोम्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले तो आप सब भी बताएंगे। तो जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर कोशिकांग में राइबोसोम जो है, राइबोसोम जिसको साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं, मीन्स जो प्रोटीन बनता है वो राइबोसोम से ही बनता है। तो राइबोसोम होगा इसका करेक्ट आंसर। जो लाइसोसोम है उसको तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल, और एक होती है एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका। तो ये कोशिका जो होती है, ऑलमोस्ट जो ऑर्गेनल्स होते हैं या कोशिकांग होते हैं, दोनों कोशिका में लगभग एक से ही पाए जाते हैं। बट कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं या पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जो एक दूसरे से इनको भिन्न बनाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यही पूछा गया है कि पशु कोशिका यानी कि जंतु कोशिका या पशु कोशिका में पाया जाता है, जबकि वो पादप कोशिका में नहीं होता है। तो ऑप्शंस लाइसोसोम आत्महत्या की आत्मस्थैली जिसको बोला जाता है, सुसाइड बैग, गोल्जी बॉडी जिसको पोस्ट ऑफिस बोला जाता है, सेंट्रोसोम और राइबोसोम। तो जो ये बाकी के 3 हैं, गोल्जी बॉडी एंड इवन सेंट्रोसोम और राइबोसोम्स, ये सारे पादप कोशिका में पाए जाते हैं। जबकि बात जब लाइसोसोम की आती है, यानी कि सुसाइड बैग या फिर सुसाइड बैग ही कहेंगे, आत्महत्या की थैली, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनेल है या कोशिकांग है जो केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर ए जो होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो ऑप्शंस हैं कोशिका, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी ऊतक और ऑप्शन डी नाभिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे। तो जो कोशिका होती है यानी कि सेल,
सबसे पहले ये इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसको किसने खोजा था कोशिका को, तो रॉबर्ट हुक ने खोजा था। इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक। इसमें इन्होंने काय में देखा था, कॉर्क में देखा था, जो कि एक डेड सेल यानी कि मृत कोशिका थी। अब बात आती है सेल थ्योरी या जो कोशिका के बारे में सिद्धांत था वो किसने दिया था, तो स्क्लीडन एंड श्वान। इन्होंने सबसे पहले बताई थी सेल थ्योरी या फिर कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्क्लीडन और श्वान ने, और रॉबर्ट हुक ने ही सेल को मूलभूत इकाई बताया था। तो मूलभूत इकाई किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने, कि कोशिका एक मूलभूत इकाई है। और इन्होंने एक कॉर्क जो सेल थी उसको हनी कॉम्ब या फिर कह सकते हैं मधुमक्खी के छत्ते से कंपेयर किया था, जिसमें इन्होंने बताया था जिस तरीके से सेल अरेंज होती हैं तो वैसे ही देखा गया था सबसे पहले। अब बात आती है कि जो कोशिका थी वो डेड तो मृत कोशिका थी जो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखी थी। उसके बाद जो जीवित कोशिका थी वो सबसे पहले किसने देखी, तो एक नाम आता है, एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम आता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कह सकते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने जितने भी सूक्ष्म जीव जंतु थे उनके बारे में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने ही बताया। सबसे पहले जो लिविंग सेल देखी गई थी वो सबसे पहले देखी गई थी अनियन सेल में, यानी कि प्याज की जो कोशिका होती है, प्याज की कोशिका, उसमें देखी गई थी सबसे पहले। जब बात आती है कि एनिमल्स में यानी कि जानवरों में या जीव जंतुओं में सबसे पहले सेल कहाँ देखी गई, तो सबसे पहले सेल किसने देखी, कहाँ देखी गई, तो टीथ सेल जो होती है, हमारे दांतों की सेल होती हैं, उनमें सबसे पहले देखा गया कि तो इसमें जीवन की मूलभूत इकाई पूछी गई थी। तो इस हिसाब से रॉबर्ट हुक ने बताया था कि कोशिका ही जीवन की मूलभूत इकाई है। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। और हर सेल के अंदर एक केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो ये हो गया न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, जिसके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से 7th क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं केवल समसूत्रण, ऑप्शन बी है केवल अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी है माइटोसिस और मियोसिस दोनों, ऑप्शन डी है न समसूत्रण और ना ही अर्धसूत्री विभाजन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सब बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा समसूत्रण, क्योंकि जो माइटोसिस होता है उसमें क्या होता है, बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं एक्सेप्ट जर्म सेल, जो भी जनन कोशिका कह सकते हैं, तो जर्म सेल के अलावा जितनी भी सेल्स होती हैं सोमैटिक सेल्स, उनमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस में सेल डिवीजन होता है और ये सेल को डिवाइड करती हैं, और 1 से 2 कोशिका में जब सेल डिवाइड होगी 2 डॉटर सेल बनती हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी चोट लगी है या जो भी वाउंड हुआ है, घाव हुआ है, उसको हील करने में, उसकी मरम्मत में मदद मिलती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। और बाकी जो दिए गए हैं ऑप्शंस, वो अर्धसूत्री विभाजन तो होता ही नहीं है, और माइटोसिस मियोसिस दोनों भी नहीं होंगे, ना समसूत्रण और ना ही अर्धसूत्रण, तो दोनों ऑप्शंस तो ये वैलिड है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज, एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शंस हैं ऑस्टियोसाइट्स, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी क्रोमैटोफोसर, ऑप्शन डी लिम्फ सेल्स या लिम्फ कोशिकाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूरॉन। तो जो न्यूरॉन्स होती हैं या नर्व सेल्स कहते हैं इनको इंग्लिश में, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है अगर मानव की, पशु के शरीर की कोशिका की बात कही जाती है। और अगर वैसे ही क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो जो सबसे बड़ी कोशिका की बात आती है तो वो होती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच या फिर शुतुरमुर्ग का अंडा। और जबकि अगर ह्यूमन बॉडी, पशु के शरीर में देखा जाए तो न्यूरॉन्स, बिकॉज न्यूरॉन्स पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और इसी को कंसीडर किया जाता है सबसे बड़ी कोशिका। कभी कभी क्वेश्चंस ये आ जाता है कि सबसे जो ह्यूमन बीइंग्स में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मेल, स्पेशली मेल के लिए अगर पूछा जाए तो मेल की कैटेगरी में स्पर्म को माना जाता है स्मॉलेस्ट। स्पर्म यानी शुक्राणु को मान लिया जाता है सबसे छोटी कोशिका। बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब जर्म सेल की बात आए या जनन कोशिका की बात आती है तो स्पर्म को कह सकते हैं, बट नॉर्मली जो सबसे छोटी सेल है, स्मॉलेस्ट सेल या सबसे छोटी सेल, कोशिका, वो है माइकोप्लाज्मा जेलिसीडियम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में ऊतक बनता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका, ऑप्शन नंबर बी वसा, ऑप्शन नंबर सी मांसल और ऑप्शन नंबर डी एपिथियल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वसा। जो फैट का डिपोजिशन होता है या वसा का डिपोजिशन होता है वो त्वचा के नीचे, जो स्किन होती है उसके नीचे फैट का डिपोजिशन होता है। जो मसल्स पाई जाती है उनमें फैट का डिपोजिशन होता है। तो इस तरीके से जो अंगों के बीच में जो ऊतक बनता है वो वसा ऊतक बनता है। बाकी बोन होती है, कार्टिलेज होता है, लेकिन वसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज जल यानी कि वाटर, ऑप्शन नंबर बी इज कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी शैवाल और ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे। तो जो भी एक कोशिका होती है या सेल होती है उसमें सबसे ज्यादा जो सेल बनी हुई होती है वो जल का 80%, लगभग जल का 80% जो पार्ट होता है वो जल यानी कि वाटर का बना हुआ होता है। बाकी फिर 10 से 15% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 10 से 15% हो जाती है, और फिर बाकी प्रोटीन वगैरह वगैरह जो बाकी बचा हुआ है, बाकी कंटेंट, बट 80% जो मेजर अमाउंट है वो जल की होती है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी शैवाल और ऑप्शन नंबर डी विषाणु। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा विषाणु यानी कि वायरस। क्योंकि वायरस ना तो लिविंग की कैटेगरी में आते हैं, ना तो वो जीवित कह सकते हैं और ना नॉन लिविंग या फिर आजीवित, जो भी नॉन लिविंग कह सकते हैं वायरस को। तो वायरस में क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बाकी सेल से डिफरेंट होती हैं। हालांकि बैक्टीरिया की स्टडी कर सकते हैं, कवक एल्गी शैवाल एल्गी और कवक फंजाई, ये सब की स्टडी इनको सेल में कंसीडर किया जा सकता है या कोशिका में मान सकते हैं। लेकिन जो विषाणु यानी कि वायरस होगा, को कोशिका सिद्धांत जो है, कोशिका सिद्धांत क्या था कि जो भी शरीर होता है वो कोशिका या कोशिका से बने हुए उत्पादों से मिलकर बनता है। तो इस तरीके से जो स्क्लेडन और श्वान ने दिया था सेल थ्योरी, तो उन्होंने यही बोला था कि व्यक्ति का शरीर कोशिका और या फिर कोशिका के उत्पादों से मिलकर बनता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जीवाणु विषाणु होगा इसका करेक्ट आंसर। जैसे कि कोरोना वायरस है तो उसको भी इस कैटेगरी में कोशिका सिद्धांत उस पर भी अप्लाई नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो ऑप्शंस हैं पेट, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी त्वचा और ऑप्शन डी दिमाग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सब बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी त्वचा यानी कि स्किन। तो स्किन जो होता है ये लार्जेस्ट ऑर्गन या सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ा अंग क्या हो गया? स्किन। तो सबसे बड़ा अंग क्या हो गया? स्किन। और ये क्योंकि स्किन भी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है और ऑल ओवर बॉडी में स्किन ही होती है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा ऑर्गन क्या हो गया? स्किन हो गया। और अंग के साथ साथ जो स्किन बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम नाम की सेल्स होती हैं, वो ऑल ओवर दी बॉडी में स्किन में होती है, स्किन उसी से मिलकर बनी होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोशिका प्रकार्यात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जीवद्रव्य, ऑप्शन नंबर बी केंद्रिका, ऑप्शन नंबर सी सूत्रकणिका, ऑप्शन नंबर डी केंद्रक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि केंद्रक। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ही जो फंक्शनल क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो ऑप्शंस हैं एनाफेज, ऑप्शन बी टीलोफेज, ऑप्शन सी मेटाफेज और ऑप्शन डी प्रोफेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे। तो
जैसे कि इसमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि 4 स्टेजेस होती हैं, तो हर स्टेज में जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो डिफरेंट पोजीशन पर अरेंज होते हैं। तो जो सबसे पहली स्टेज होती है वो प्रोफेज ही होती है। फर्स्ट स्टेज प्रोफेज की होती है। दूसरी स्टेज मेटाफेज, थर्ड स्टेज जो होगी वो एनाफेज, और फोर्थ स्टेज जो लास्ट स्टेज होती है वो टीलोफेज होती है, जिसमें क्रोमोसोम सेपरेटेड हो जाते हैं और दोनों सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। तो इस हिसाब से जो मेटाफेज स्टेज होती है उसमें क्या होता है, जो सेल होते हैं गुणसूत्र मध्य रेखा पर आ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेटाफेज। इस तरीके से सेल होगी और ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन होगी ऐसे से अरेंज हो जाते हैं, ऐसे एस्ट्रल रेज होती हैं। तो इस तरीके से जब यहाँ पर अरेंज हो इक्वेटर पर तो वो हो जाता है मेटाफेज स्टेज। प्रोफेज सबसे पहली स्टेज बता ही दिया है, तो उसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी, लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शंस हैं कैरोटीन, ऑप्शन बी एंथोसाइनिन, ऑप्शन सी ज़ैंथोफाइल्स और ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो ऑप्शन जो क्लोरोफिल तो ऑलरेडी पता होगा कि ग्रीन कलर का पिगमेंट जो होता है, हरे कलर का, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैरोटीन रेड पिगमेंट है या लाल कलर का पिगमेंट होता है जो गाजर में पाया जाता है, और ये इसको ज़ैंथोफिल बोलते हैं, ज़ैंथोफिल। तो जो एंथोसाइनिन है, एंथोसाइनिन एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि ऑलमोस्ट जो रेड कलर की होते हैं, लाल, नीला, बैगनी, इस टाइप के जो भी फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स हो गए, जैसे कि अनार और जामुन वगैरह, तो इन सब में एंथोसाइनिन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंथोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग ऑर्गेनेल पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो ऑप्शंस जो इसके हैं वो हैं क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर कहते हैं। 2 टाइप का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर बात आती है क्वेश्चन ऑप्शन सी की, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि पावर हाउस। ऑप्शन डी है राइबोसोम, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस की इकाई है, या फिर प्रोटीन को बनाने की इकाई राइबोसोम को बोला जाता है। तो पादप कोशिका में तो पाया जाता है, बट पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सब बताएंगे सबसे पहले। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोवर्ड जहां भी आ जाए, क्लोरोवर्ड्स, तो समझ लेना ग्रीन, हरे से रिलेटेड है, और ग्रीन शब्द जहां भी आ जाए तो समझ लेना प्लांट्स की बात हो रही है। तो इस तरीके से क्लोरो यानी ग्रीन यानी प्लांट्स, और जब ग्रीन शब्द आएगा तो प्लांट्स में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए पानी, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल और ऑप्शन नंबर डी यूरिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आप सभी देंगे सबसे पहले। तो रिसेंटली ही लास्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा कि क्लोरोफिल जो था किस शब्द से मिलके बना था? क्लोरो यानी कि हरा, ग्रीन। तो जब ये ग्रीन कलर है
और हरा रंग क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि हरा रंग कौन प्रदान करता है पत्तियों को, तो क्लोरोफिल करता है। तो ऑब्वियस सी बात है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए माल्टोज, ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज, ऑप्शन नंबर सी सुक्रोज, ऑप्शन नंबर डी लैक्टोज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताएंगे। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है ये जो पादप कोशिका होती है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है या सेल वॉल होती है वो कैसे मिलके बनी होती है? सेल्यूलोज से। और जो सेल्यूलोज होता है एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो डाइजेशन में बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए ह्यूमंस में तो डाइजेशन बहुत मुश्किल होता है सेल्यूलोज का। जो एनिमल्स हाँ हो कह सकते हैं कि जो गाय वगैरह हैं उनमें इनका डाइजेशन आसानी से हो जाता है सेल्यूलोज का। तो पौधों की कोशिका भित्ति कैसे मिलकर बनी हो गई? सेल्यूलोज के। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, ऊतक क्या होता है? तो ऑप्शंस है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती हैं। ऑप्शन बी है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। ऑप्शन नंबर सी है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर डी है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सब बताएंगे। तो कोशिका जैसे कि अपन ने देखा, हम देख रहे थे कि कोशिका बहुत सारी सेल्स जब साथ में मिल जाती हैं तो वो ऊतकों का निर्माण करती हैं। और जो ये सेल्स होती हैं या कोशिका होती हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सभी भी जब एक सी ही सेल मिलेंगी तो वो टिश्यू बना रही हैं या ऊतक बना रही हैं, तो वो सारी जब एक सी ही है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं तो वो ऊतक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित है, उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, मांसपेशी, ऑप्शन बी ऊतक, ऑप्शन सी फ्लोएम और ऑप्शन डी रेशे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताएंगे। तो बात वही आ गई, उसी क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऊतक यानी कि टिश्यू। टिश्यू ही है जो एक समान, जिनकी संरचना समान होती है और एक कोशिका का समूह होता है। तो ऊतक ही कोशिका का एक समूह है जो एक ही टाइप के जिन सेल से जो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनकी संरचना समान होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण हैं। तो ऑप्शंस हैं, संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी एपिथेलियल ऊतक, ऑप्शन सी मेरिस्टेमेटिक ऊतक, ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा
ऑप्शन नंबर ए यानी कि संयोजी ऊतक, जिसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यानी कि संयोजी ऊतक। इस तरीके से 22 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बात आती है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 की, जो कि है रक्त क्या है। तो ऑप्शंस हैं एक पेशी ऊतक, ऑप्शन बी एक पैकिंग ऊतक, ऑप्शन सी एक संयोजी ऊतक और ऑप्शन डी एक सहायक ऊतक। तो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आप सब देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक संयोजी ऊतक, यानी कि एक कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसको टिश्यू की कैटेगरी में रखा गया है। एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू की जब बात आती है तो उसको ब्लड को ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है मुंह की परत डैश से बनी होती है। तो ऑप्शंस हैं घनाकार उपकला, यानी कि क्यूबोइडल एपिथेलियम, ये सेल्स के प्रकार हैं। ऑप्शन बी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्तंभाकार उपकला, ऑप्शन सी पपड़ीदार उपकला और जिसको स्क्वैमस एपिथेलियम भी कहते हैं, ऑप्शन डी स्तंभाकार उपकला यानी कि कॉलमनर एपिथेलियम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सब बताएंगे। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि पपड़ीदार उपकला यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है, जो मुंह की परत होती है या लेयर होती है, वो कैसे बनी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण को पहचाने। तो ऑप्शंस हैं मांसपेशियां, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी हड्डी और ऑप्शन डी रेशे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि हड्डी। तो बोन जो है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है।